नमस्कार, स्वागत है आपका। इंटरनेशनल खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धांत पाठक। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ईरान, हमास और इजराइल के बीच बीते साल से ही युद्ध के हालात बने हुए हैं और लगातार दोनों ही देश एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। कई बेकसूर लोग इस युद्ध के कारण शिकार भी बन रहे हैं। वहीं इसी बीच अमेरिका ने तनाव को देखते हुए मिडिल ईस्ट में और भी हथियार तैनात कर दिए हैं और इसी के साथ यह सवाल भी उठता है कि क्या हथियार से दुनिया में शांति कायम हो सकती है। यह अपने आप में एक सवाल है। कौन से हैं वो हथियार जिसे अमेरिका ने तैनात किए हैं, इसी पर देखिए यह खास रिपोर्ट। अमेरिका ने बढ़ते तनाव को देखते हुए मिडिल ईस्ट में और भी हथियार तैनात करने का फैसला किया है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने बताया कि अमेरिका इलाके में एक फाइटर जेट स्क्वाड्रन और एक एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करेगा। इनका लक्ष्य ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले की स्थिति में उसकी रक्षा करना होगा। दरअसल तेहरान में हमास चीफ हनियत की मौत के बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने इजराइल पर सीधा हमला करने की धमकी दी थी। वहीं ईरान समर्थक संगठन हिजबुल्लाह और हुतियों ने भी इजराइल से बदला लेने की बात कही है। इसके बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने मिडिल ईस्ट में बैलिस्टिक मिसाइल वाले क्रूजर और डिस्ट्रॉयर भी तैनात करने के आदेश दिए थे। साथ ही अमेरिका दूसरे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस वेपन भी भेज रहा है। वहीं इससे पहले 1 अगस्त को एक रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 12 नए युद्धपोत तैनात किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन पर बातचीत के दौरान इजराइल की रक्षा करने का वादा किया था। दोनों नेताओं ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हथियारों और डिफेंस वेपन्स की संख्या बढ़ाने पर चर्चा की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के रक्षा मंत्री ने क्षेत्र में पहले से तैनात यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर की जगह यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करने के आदेश दिए हैं। पेंटागन की प्रवक्ता सबरीना सिंह ने शुक्रवार को बताया कि ऑस्टिन ने इजराइल के सपोर्ट और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैनिकों की रक्षा के लिए हथियार भेजने का फैसला किया है। पिछले साल अक्टूबर में इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद से ही मिडिल ईस्ट और भूमध्य सागर में अपने युद्धपोतों की संख्या बढ़ा दी थी। इस क्षेत्र में अमेरिका के 2 नेवी डिस्ट्रॉयर्स यूएसएस रूजवेल्ट, यूएसएस बल्कनी और यूएसएस न्यूयॉर्क जैसे कैरियर्स मौजूद कर दिए। यूएसएस वॉस्प और न्यूयॉर्क को तनाव बढ़ने की स्थिति में इलाके से अमेरिकी सैनिकों को तुरंत वापस लाने के लिए तैनात किया गया है। इससे पहले 13 अप्रैल को भी जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, तब अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने उसे इंटरसेप्ट कर दिया था। वहीं जानकारी के अनुसार अमेरिका ने इजराइल को गाजा में जंग के बीच 155 मिलीमीटर के 52,229 M795 आर्टिलरी शेल्स, होवित्जर तोपों के लिए 30,000 गोले भेजे हैं। इजराइल को $320 मिलियन के डंब बम भी दिए गए हैं, जिनमें जीपीएस लगाकर उन्हें सटीक हमला करने में कारगर बनाया जा सकता है। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक, हेलफायर मिसाइलें और कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले रॉकेट भी भेजे हैं। इसके अलावा 250 से 2000 पाउंड के बम भी दिए गए हैं। बहरहाल युद्ध की रणभेरी में अमेरिका का यह कदम आग में घी डालने जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।
इजराइल के रक्षा मंत्री ने 1 अगस्त को दावा किया कि इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों पर 13 जुलाई को किए गए हमले में हमास के मिलिट्री चीफ ओसामा बिन लादेन उर्फ दाइफ को मार गिराया। आखिर इस दावे में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई में दाइफ मारा गया है, देखिए हमारे इस खास पेशकश में। हमास का मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ की मौत की खबर काफी समय से चर्चा में थी, जिसकी पुष्टि इजराइल ने अब कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के जिन 3 बड़े नेताओं ने इजराइल पर हमले में बड़ी भूमिका निभाई थी, उनमें दाइफ भी शामिल था। बाकी 2 नेता हमास का पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये गाजा का चीफ याद्रा सिनवार थे। दरअसल इजराइल ने 7 बार दाइफ को मारने की कोशिश की थी, हालांकि उसे सफलता नहीं मिल पाई थी। उसके बार बार बचने की वजह से उस पर एक कहावत नौ जिंदगी पाने वाली बिल्ली सटीक बैठती थी। हमास के 3 बड़े नेताओं में से मोहम्मद दाइफ और इस्माइल हानिये की मौत हो चुकी है। याहरा सिनवार ही सबसे बड़ा नेता अभी बचा हुआ है। इससे पहले हानिये 31 जुलाई को तेहरान में एक हमले में मारा गया। इसके बाद से ईरान और इजराइल के बीच जंग का खतरा मंडरा रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री ने काले रंग से क्रॉस की दाइफ की तस्वीर। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने दाइफ की मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि यह गाजा से आतंक को मिटाने के टारगेट में एक बड़ा कदम साबित हुआ है। इजरायली सेना ने 13 जुलाई को गाजा के ओसामा बिन लादेन दाइफ को मार गिराया। अब हम हमास को मिटाने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। गैलेंट ने अपने पोस्ट के साथ एक फोटो भी शेयर की, जिसमें वे दाइफ की तस्वीर को काले मार्कर से क्रॉस करते दिख रहे हैं। गैलेंट ने कहा, आईडीएफ और शिन बेत की टीम के ज्वाइंट ऑपरेशन से यह साबित हुआ है कि हम अपने मकसद के करीब हैं। अब आतंकियों के पास 2 ही विकल्प बचे हैं, या तो वे सरेंडर कर दे, नहीं तो उन्हें मार दिया जाएगा। इजराइल की तरफ से 13 जुलाई को अल मवासी कैंप पर की गई एयर स्ट्राइक में दाइफ के मरने का दावा किया गया था। इस हमले में 90 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हालांकि अगले ही दिन हमास ने दाइफ के मरने की खबर को गलत बताया। वहीं हमास ने अपने बयान में कहा था कि मोहम्मद दाइफ इजरायली हमले से बचने में कामयाब हो गया है। लेकिन इजराइल के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने टीवी पर एक बयान देते हुए कहा था कि हमास दाइफ के बचने की खबर को लेकर झूठ बोल रहा है। कौन था मोहम्मद दाइफ? दाइफ 2002 से हमास के मिलिट्री विंग का हेड था। मोहम्मद दाइफ 1965 में गाजा के खान यूनिस कैंप में पैदा हुआ था। उस समय गाजा पर इजिप्ट यानी मिस्र का कब्जा था। 1950 में इजराइल में हथियार लेकर घुसपैठ करने वालों में उसका पिता भी शामिल था। मोहम्मद दाइफ ने बचपन से ही अपने रिश्तेदारों को फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ते हुए देखा था। दाइफ ने गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। 20 की उम्र के बाद दाइफ की कोई तस्वीर सामने नहीं आई थी। हमास की स्थापना 80 के दशक के अंत में हुई। तब दाइफ की उम्र करीब 20 साल थी। ये वो समय था जब वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ पहले फिलिस्तीनी विद्रोह की शुरुआत हुई थी। इस दौरान दाइफ को आत्मघाती बम विस्फोटों में दर्जन लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। उसके बाद 1993 में इजराइल फिलिस्तीन से हजारों मील दूर अमेरिका में एक समझौता हुआ। उसे दुनिया ओस्लो समझौते के नाम से जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।
अफगानिस्तान में हमला कर पूरे देश पर कब्जा करने वाला तालिबान अब दुनिया के 14 देशों में संचालित अफगानी दूतावासों को अमान्य घोषित कर दिया है। आखिर तालिबानी सरकार ने ऐसा क्यों किया, जानिए इस रिपोर्ट में। तालिबान ने 14 देशों में मौजूद अफगानिस्तान के दूतावासों को अमान्य घोषित कर दिया है। इसमें ब्रिटेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। दरअसल इन दूतावासों को अफगानिस्तान की पिछली सरकार के कार्यकाल में खोला गया था। तालिबान के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि इन दूतावासों की तरफ से जारी किया गया कोई भी पासपोर्ट, वीजा या डिप्लोमेटिक दस्तावेज मान्य नहीं होगा। अफगानिस्तान का तालिबान शासन इनके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। मंत्रालय ने कहा कि नए पासपोर्ट हासिल करने के लिए लोगों को तालिबान के इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान सरकार के नेतृत्व वाले दूतावासों में संपर्क करना होगा। विदेशों में रह रहे सभी अफगानी नागरिकों को अमान्य घोषित किए गए 14 देशों के दूतावास के अलावा दूसरे डिप्लोमेटिक मिशंस में जाकर अपने दस्तावेज रिन्यू करवाने होंगे। मार्च 2023 में तालिबान शासन ने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा अफगान दूतावासों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद तालिबान ने लंदन और वियना में मौजूद अफगान वाणिज्य दूतावासों पर सेवाएं रोक दी थी। तालिबान के इस आदेश के बाद पिछले साल अक्टूबर में स्पेन और नीदरलैंड में अफगान एम्बेसी ने कहा था कि वे तालिबान के साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल पाकिस्तान, चीन और रूस जैसे देशों में तालिबान के नेतृत्व वाले दूतावास मौजूद हैं। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में तालिबान ने भारत में मौजूद अपनी एम्बेसी को बंद कर दिया था। एम्बेसी ने कहा था कि भारत सरकार से समर्थन और संसाधनों की कमी के चलते हमें यह करना पड़ा है। हमें काबुल से पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिल रहा था। दरअसल भारत में मौजूद इस दूतावास को फरीद मामूनजई हेड करते थे, जिन्हें अफगानिस्तान की पिछली सरकार ने नियुक्त किया था। तब अफगानिस्तान में राष्ट्रपति अशरफ गनी की सरकार थी, जिसे पश्चिमी देशों से समर्थन मिला हुआ था। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से भारतीय दूतावास में स्टाफ की भी कमी हो गई थी। अफगानिस्तान का तालिबान शासन अब तक अलग अलग देशों में मौजूद करीब 14 मिशंस को अपने कब्जे में ले चुका है। इन सब जगहों पर उन्होंने अपने राजदूतों को चुनकर भेज दिया। तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को काबुल के साथ ही पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से वो लगातार दुनिया से उसे मान्यता देने की मांग करता रहा है। तालिबान लगातार आरोप लगाता रहा है कि उन्होंने मान्यता हासिल करने के लिए सभी जरूरतों को पूरा कर लिया है। इसके बावजूद अमेरिका के दबाव में आकर दूसरे देश उसे मान्यता नहीं दे रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि अमेरिका और भारत सहित दुनिया के तमाम देश तालिबान को तालिबानी दूतावासों की मान्यता देते हैं या नहीं, या फिर तालिबान दुनिया में अलग थलग पड़े रहने को मजबूर रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की जीत के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा शुरू हो गई। हजारों की भीड़ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं हिंसक प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए सेना को जमीन पर उतार दिया गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानिए इस खास रिपोर्ट में।
दक्षिण अमेरिका देश वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की जीत के बाद बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गया है। वहीं विपक्षी नेताओं का आरोप है कि रिजल्ट में धांधली हुई है, जिसके बाद जनता सड़कों पर उतर आई। एक रिपोर्ट के मुताबिक हजारों की भीड़ देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कर रही है। कई जगहों पर आगजनी भी देखने को मिली। हजारों लोग राजधानी कराकस में राष्ट्रपति भवन के पास पहुंच गए हैं। वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ने की कोशिश की, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर रबर की गोलियां दागी और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। राजधानी से 400 किलोमीटर दूर कुमाना में कई लोगों ने मादुरो को यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफिस पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन फोर्स ने इसे नाकाम कर दिया। दरअसल 28 जुलाई को वेनेजुएला में चुनाव हुए थे। चुनाव से पहले हुए सर्वे में विपक्षी उम्मीदवार एडमंडो गोंजाजेल की आसान जीत बताई गई थी। हालांकि चुनाव परिणाम इसके उलट आए। निकोलस मादुरो चुनाव जीत गए। हालांकि विपक्ष ने इस जीत को मानने से इनकार कर दिया है। विपक्ष का दावा है कि चुनाव आयोग ने रिजल्ट में धांधली की है। चुनाव परिणाम के मुताबिक राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को 51.2%, वहीं विपक्षी नेता गोंजाजेल को 44.2% वोट मिला। मादुरो की जीत के बाद से विपक्ष और जनता नाराज हो गई है। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने निकोलस मादुरो के बैनर फाड़ डाले। उन्होंने मादुरो से पहले राष्ट्रपति रहे चावेज के कई पुतलों को गिरा दिया। सोशल मीडिया पर इससे जुड़े वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में लोग हिग्रो चावेज के पुतले का सिर बाइक में बांधकर ले जा रहे हैं। चावेज ने एक दशक से ज्यादा समय तक वेनेजुएला को लीड किया था और निकोलस मादुरो को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। मादुरो पिछले 11 साल से सत्ता में है। हालिया चुनाव में जीत के बाद मादुरो अब 2025 से 2030 तक सत्ता में बने रहेंगे। सोमवार को टेलीविजन पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति मादुरो ने दावा किया कि वेनेजुएला में तख्ता पलट की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद ऐसा होगा, इसका उन्हें पहले से अंदाजा था, लेकिन वे उनके मंसूबों को कामयाब होने नहीं देंगे। वहीं संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय यूनियन समेत कई देशों ने वेनेजुएला में पारदर्शी तरीके से रिजल्ट जारी करने की मांग की है। उन्होंने चुनाव अधिकारियों से हर पोलिंग स्टेशन के मतदान रिकॉर्ड जारी करने की अपील भी की है। वेनेजुएला कई सालों से आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंधों की वजह से तेल के लिए मशहूर ये देश दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। और वहीं अब देश में हो रही हिंसा से कई मासूम लोग भी इस हिंसा का शिकार हो रहे हैं। और देखने वाली बात होगी कि यह हिंसा आखिर कब शांत होती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।